वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जिस सब्जेक्ट से हम इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। सबसे पहले जरा सा इस वर्ड को ही देख लीजिएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ को समझना, लॉ को आप कैसे जो है वो समझते हैं, बस यही इस एक्ट में बताया जाएगा। आप कहिएगा तब तो अच्छा है, कोई एक्ट नहीं ना बताया जाएगा, सिर्फ उसे समझना ना। कहा गया कि नहीं, ये एक चैप्टर है कि लॉ को कैसे समझेंगे, लेकिन इसके बाद ये बड़े सारे इन्होंने दे दिए हैं। कौन से लॉ? जनरल लॉ। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं मेरे साथ, सिक्योरिटीज लॉ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक लॉ पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के लॉज पढ़ते हैं। यहां जो आप लॉ पढ़ेंगे उसे कहा गया जनरल लॉ। कहा गया इसे जनरल लॉ क्यों कहते हैं? कहा इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ जो है वो किसी एक कंपनी या बाकी चीज पे स्पेसिफिक नहीं होता है, ये इन जनरल बड़े सारे जगहों पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है। इसे हम क्या बोल देते हैं? जनरल लॉ। जैसे मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई जगह फैक्ट्री नहीं है तो क्या वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? हाँ या ना? नहीं होंगे। कहा गया कि अगर कोई भी जगह आपका जो है वो कंपनी ही नहीं है, एक नॉर्मल आदमी बिजनेस कर रहा है, मैंने जो है एक बिजनेस करना शुरू कर दिया, मैं कंपनी हूं या इंडिविजुअल? तो मेरे ऊपर कंपनी एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। मैं बिजनेस जो कर रहा हूं वो जो है वो दो लोगों के साथ मिलकर के कर रहा हूं। अब इस केस में मेरे ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होंगे या कंपनी लॉ एप्लीकेबल होंगे? क्यों? क्योंकि दो लोगों के एक साथ काम करने पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब है कि बड़े सारे लॉ के लिए सिचुएशन बताया हुआ है कि ये लॉ कहां पे क्या होंगे? एप्लीकेबल। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो इन जनरल लाइफ में आप उसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको अगर कहीं कुछ जानना रहे कि भाई आखिर जो है हमारे शहर में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर यहां पे आज भी जो है वो गड्ढे हैं तो क्यों हैं, गवर्नमेंट ने जो है वो कौन कौन सा काम किस एरिया में किया हुआ है, जो फंड अलॉट हुआ उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी तरह से मेरा व्हाट्सएप का प्रोफाइल कोई हैक कर लेता है, फेसबुक का प्रोफाइल कोई हैक कर लेता है, या जो है वो मेरा ईमेल हैक कर लेता है, तो इस केस में क्या आपके पास कोई लीगल डिफेंसेस अवेलेबल हैं? आप किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने जो है वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा है तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है? क्या उस पे जो है वो आपका स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगा? कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? कौन सा डॉक्यूमेंट है जिस पे रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है? कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में या रजिस्ट्रार के पास ले जाना होगा? कहा गया कि इन सारे चीजों को हम इसलिए रखते हैं जनरल लॉ में क्योंकि आप खुद देखिए इसका नेचर क्या है। किसी एक कंपनी या किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं, बल्कि ये अलग अलग सिचुएशन में, कभी कंपनी के ऊपर, कभी इंडिविजुअल के ऊपर, कभी पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर, कभी पता चला कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, इन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जनरल लॉ। वो लॉ जिसका इस्तेमाल कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ। जैसे कंपनी लॉ कॉर्पोरेट लॉ का एक पार्ट है, यानी कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ कंपनी लॉ नहीं आता है, कॉर्पोरेट लॉ का एक पार्ट है कंपनी लॉ। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जिन जिन लॉ के साथ इंटरैक्ट करना पड़े वो क्या कहलाता है? कॉर्पोरेट लॉ कहलाता है। और उसी कॉर्पोरेट लॉ का ही पार्ट है जो पार्ट आप फेमा वगैरह पढ़ते हैं, जो क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, क्योंकि वो भी उसी से रिलेटेड है। तो हम जो यहां लॉ पढ़ेंगे ये सारे लॉ किस नेचर के हैं? जनरल लॉज है, जिसका इस्तेमाल कंपनी में भी हो सकता है, जिसका इस्तेमाल इंडिविजुअल को भी हो सकता है, जिसका इस्तेमाल पार्टनरशिप फर्म को भी हो सकता है, या और भी किसी इंटिटी को हो सकता है। इंटिटी का मतलब अगर किसी और स्ट्रक्चर से भी कोई काम कर रहे हैं तो वहां भी इसका यूज हो सकता है। इंडियन पिनल कोड, आईपीसी के सेक्शंस जो होते हैं सिर्फ इंडिविजुअल पे ही लगते हैं? नहीं, बड़े सारे जगहों पे लगते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्या उसमें किस तरीके से केस में सुनवाई होगी ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है? नहीं, आप कंपनी के ऊपर भी केसेस कर सकते हैं, आप किसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केसेस कर सकते हैं। आजकल तो भगवान केस कर सकते हैं और भगवान के ऊपर केस हो सकता है। सही कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? बोल नहीं रहे। भगवान के ऊपर केस, और भगवान केस करते हैं या नहीं? भगवान तक को अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, हर दिन सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, और वो है हमारा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस, जिसमें एक पार्टी का नाम राम लल्ला है।
जरा सोचिए, सही मैं कह रहा हूं, आप पढ़ लीजिए डॉक्यूमेंट। एक पार्टी का नाम है रामलला, रामलला वर्सेस, मतलब रामलला के प्रॉपर्टी का इंक्रोचमेंट हुआ है। भगवान जी कह रहे हैं हमारा जमीन किसी ने छीन लिया। ये वही भगवान है जिस भगवान की आप सुबह से रात तक पूजा करते हैं। शंकर भगवान की पूजा के लिए जो है वो बम बम भोले करके सब निकलते हैं, जय महादेव, कांवड़ ले करके, कंवरिया मस्त डांस करके, मेरा भोले बड़ा है मस्त मस्त, और मस्त सुट्टा लगाते हुए जो है वो डाक बम लेकर के और ऑर्केस्ट्रा लेकर के जाता है। जितनी भी ट्रैफिक होती है सबको ऐसे करके रोक देता है और सबको अपना नागिन नागिन डांस दिखला रहा होता है। सामने वाले जो है बस चुपचाप रहिएगा। अगर आप कार में बैठे हुए तो चेहरा का एक्सप्रेशन ऐसे भी मत कीजिएगा, अगर किया तो उनके हाथ में और भी चीज है, पड़ेगा आपके शीशे पे, एकदम आराम से। और अगर जो है वो कहीं आपके आगे आकर के ऐसे ऐसे करने लगे तो आप भी जय भोले जय भोले। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार क्या रहे, सेफ रहे। कह रहे हैं कि भगवान तक को कहा कि हाँ जी भगवान को भी। अभी जो है आप केस की जिसकी हर दिन ट्रायल चल रही है, नहीं सुनते आप लोग न्यूज वगैरह? प्लीज न्यूज की आदत रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सीए सीएस सीए में इन बच्चों का, अब ये मत कहिए सर आप इतना कमेंट क्यों करते, मैं खुद हूं ये सब, तो इसका मतलब मैं अपने पे भी कमेंट कर रहा हूं इसलिए मैं कर सकता हूं। सिर्फ अगर सीएस रहता तो आप बोलते हैं कि सर आप इसीलिए सीए बोलते हो। सब बोल रहा हूं और मैंने खुद किया हुआ, तो इसका मतलब मैं अपने पे भी कमेंट कर रहा हूं, लेकिन वो आपके सही के लिए है। मैंने इन लोगों का जनरल नॉलेज बहुत वीक देखा, आई टेल यू वेरी फ्रेंकली। जब भी ये इंटरव्यू में होते हैं इनसे कुछ जनरल अवेयरनेस की बात की जाती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने दोनों किडनी मांग ली है। ऐसे करके एकाएक देख रहे होते, क्या बोला क्या बोला, क्या कहां से बोलेगा। तो नहीं, जनरल चीजों को सुनते रहिए, न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि पता चले। कह रहे भगवान भी अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि ये मेरी जमीन। और पता है भगवान की जमीन को सुप्रीम कोर्ट क्या कह के नहीं दे रहे हैं? कल रात का मैं आपको कल का डेवलपमेंट बता रहा हूं, आज की सुनवाई अगले दिन बताऊंगा क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। कल जो सुनवाई उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रंजन गोगोई ने कहा कि ठीक है रामलला जी आप साबित कीजिए कि ये जमीन आपकी है। भगवान को बोले, इंसान ने भगवान को बोला कि साबित कीजिए ये जमीन आपकी है। पता है रामलला ने क्या कहा? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो 1982 में डकैत जो है वो चुरा के ले गए, हमारे मंदिर में आए, डाकू डकैती भी किया, लूट भी किया, और हमारे संपत्ति में वो जो डॉक्यूमेंट था वो भी लेके चले गए। जरा बात समझिए, भगवान के घर डकैती, भगवान के चीज लेके गए, भगवान की जो संपत्ति के कागज थे वो भी लेके चले गए। भगवान कोर्ट में खड़े होकर के जो है दलील दे रहे हैं कि हमारा वो जमीन है, हमारे पास कागज नहीं है, हमें वो जमीन दिला दो। अंतर बस इतना ही है कि उसके बदले में बोल कौन रहे हैं? वकील। आप जब कोर्ट में केस करते हैं तो आप भी अपने बारे में आप कहां बोलते हैं? आपके बदले में तो एडवोकेट ही बोलता है, तो भगवान के बारे में भी एडवोकेट ही बोल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग एंटिटी हैं जो कोर्ट में आते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फैक्ट्री हो। इसीलिए बोला गया कि ये लॉ हमारा जो है वो कौन सा लॉ है? जनरल लॉ। इसी लॉ को जो है हमें समझना है कि इसमें जो ये लॉ है, इन लॉ के बारे में जानना है, लॉ बना कैसे है ये भी जानना है। लॉ को जब हम बनाते हैं तो ऐवी बना लेते हैं या कहीं से उसका जो है हम सोर्स भी लेते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसके बेसिस पे बड़े सारे कानून बने हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है और कैसे कोई भी कानून अगर इस कानून से थोड़ा भी हट करके रहा तो उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। कहने का मतलब है इस पूरे के पूरे 17 चैप्टर्स में आप जो पढ़ेंगे वो सारे लॉज हैं जिनसे इंटरेक्शन सिर्फ एक कंपनी को ही नहीं होगा, जिनसे इंटरेक्शन सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को ही नहीं होगा, पार्टनरशिप फर्म को ही नहीं होगा, बल्कि इससे वेरियस काइंड ऑफ एंटिटी का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो इसमें हम टोटल जो पढ़ेंगे वो कितने चैप्टर? 17 चैप्टर पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर के अंत में आप देखते जाइएगा, अगर आपको दिखेगा तो मैक्सिमम में आपको एक्ट लगा हुआ दिखेगा। जिसमें एक्ट नहीं लगा हुआ है वो बेसिकली एक्ट के बनने की कहानी को बतलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में सबसे बड़ा एक्ट आपका है। लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल सिर्फ हम और आप नहीं, जब भी कोई केस फाइल होता है तो इस एक्ट की जरूरत होती है। क्या बतलाता है ये एक्ट? ये एक्ट कहता है कि अगर कोर्ट में आप जाते हैं और सुनते होंगे मूवी वगैरह में कोई ऐसे करके आता है, जज बोल रहा है तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ब्लू ने
छोड़ दीजिए ब्लू को, मरून ने जो है वो ताजे राते हिंद दिस दफा 302 के तहत जो है वो खून किया, इनके ऊपर खून का इल्जाम है और इन्हें सजा सुनाई जाती है। जज साहब, पीछे से आवाज आया और जज साहब रुक गए। तब तक पीछे से कह रहे हैं, अब मैं और चुप नहीं रह सकती जज साहब, आज मैं ये सच्चाई कह के रहूंगी। अब कोई आया, नहीं सुनते ऐसा नाटक, देखे मूवी में। अब मुझे बताइए, ये जो नाटक हो रहा है, जज साहब रुकिए, अब मैं और चुप नहीं रह सकती, आज में ये बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें मेरी कसम तो इसकी कसम नहीं, जब तुम रहोगे ही नहीं तो कसम का क्या खाक होगा, कसम का क्या हम अचार बना करके रोटी और चावल के साथ खाएंगे। आज तो अब बताने ही दो कि क्या हुआ था। ये सिर्फ आप फिल्मों में देखते हैं। कोई आता है दौड़ते हुए और बोलता है मेरे पास है ये लाल डायरी, इसमें सारे राज छुपे हुए हैं, जज साहब ये लो राज। और वो राज निकला और राज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो राज और रागनी दोनों तुरंत जो है वो सीन बदला और वहां पे दिखाया जा रहा है कि अब दोनों जो फट से डांस कर रहे हैं किसी पार्क में। कहा गया जब तक मूवी है तब तक ठीक है। लॉ में तरीका बना हुआ है कि क्या एविडेंस के रूप में होगा, ये नहीं कि मैं जो है वो अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूं। दिया हुआ है कि किस केस में कौन विटनेस की तरह आ सकता है, कौन एविडेंस होगा, कौन कौन से दस्तावेज एविडेंस माने जाएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट एविडेंस माना जाएगा कानून। क्या इस एविडेंस की जरूरत सिर्फ मुझे और आपको अपने केस में होगी? क्या कंपनी के डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं? क्या कंपनी के केस में यह ट्रायल नहीं चल रहा होगा? क्या उनके केस में यह एप्लीकेबल नहीं होगा? क्या पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होगा तो वहां एविडेंस की जरूरत नहीं होगी? कहा इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हमारा, इसमें बता दिया इन्होंने जनरल लॉज, कि इसका रिक्वायरमेंट सिर्फ एक को नहीं बल्कि क्या है बहुत सारे जगहों पे। आपने देखा अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी, तो उसमें आपने देखा फैक्ट्रीज एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वो कहां हमारे घर पे लागू होगा? क्यों, ये तो सही बात नहीं है, इसे भी सब जगह लागू होना चाहिए। कहा गया नहीं भाई वो जनरल लॉ नहीं है, वो फैक्ट्री स्पेसिफिक है। कहां पे लागू होगा? फैक्ट्री में। कहा गया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कह रहे हैं ये वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे काम करने वाले को जो है वो 18,000 से क्या मिलता है, कम मिलता है। तो इसका मतलब है कि हर कानून कहां एप्लीकेबल होगा ये दिया हुआ है। यहां जो आप पढ़ रहे हैं ये मल्टीपल जगहों पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इसीलिए हम इसे किस कैटेगरी में रखते हैं? ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या है? कुछ नहीं, ये सारे लॉज पढ़ने हैं। कहा गया हमला कहां से करें, कहा हमला करने से पहले स्ट्रैटेजी। तो इसमें भी हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी। आप जो है वो क्लास में अपने नोट्स और आपके होंगे एक कॉपी, नोट्स का मतलब मेरा वाला बुक, और आपके पास क्या रहेगा, मेरा वाला बुक, और आपके पास होगा आपका एक कॉपी। ये जो कॉपी होगा ये आपका होगा क्लास वर्क। क्या होगा ये? क्लास वर्क। क्लास वर्क की एक कॉपी, जो चीज मैं आपको कहूंगा स्लाइड से नोट डाउन करने के लिए सिर्फ आप उसी को नोट करेंगे। अदरवाइज आपको हर दिन अपने बुक के साथ रहना है। रीजन ये है कि इस सब्जेक्ट में समझाना ज्यादा पड़ता है और चीजें जो है वो थ्योरेटिकल इन नेचर है। तो इसीलिए आपका बुक हमेशा आपके पास होना चाहिए ताकि आप लिखने में ही ना थक जाएं और चीज आपको बोरिंग ना लगने लगे। इसीलिए समझने वाला काम करेंगे और लिखने वाला काम आपके बुक में किया हुआ है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उसमें नहीं मेंशन अगर रहेगा तो वो आपको क्या करना रहेगा, जब मैं बोलूंगा तो नोट करना। ये नहीं सर इसको भी छोड़ो ना, इसको भी छोड़ देते, नहीं, जब बोलूं नोट करने तो नोट करेंगे और नहीं तो फिर क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे। अगला स्टेप रिवीजन जो है वो क्या करेंगे, सेम डे चाहिए मुझे रिवीजन, सेम डे रिवीजन करेंगे और सेम डे आप उसी चीज को जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। रीजन, आप जो पेपर दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव पेपर में आपके लिए दो खतरा। पहला खतरा, क्या आप कंसेप्चुअली क्लियर हैं? जवाब है हां, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर है। पढ़ा दूं सर आपको भी? मैं बोलूंगा नहीं, थैंक यू वेरी मच, रखिए अपने पास। लेकिन अब आपसे पूछा गया जरा ये प्रोविजन बतलाइए, बड़े अच्छे से आपको आता है, आज ही हमने पढ़ा था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। मुझे एक चीज बताइए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में ईमानदारी से क्या कोई ऐसा लाइन है जो आपको अभी समझ में नहीं आया है? हां या ना? कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ में ना आया हो? क्या मैं मानूं कि यह आपको कंप्लीटली समझ में आया है? लाउडली से यस या नो। इसका मतलब देखिए अब आपका काम नहीं शुरू हुआ, अब आपको उसे क्या करना है, रिटेन करना है। और रिटेन कब रहेगा, जब उसे आप क्या करेंगे, रिवाइज। अगर आप आज रिवाइज कर लेंगे तो यकीन मानिए आज रिवाइज करने में 15-20 मिनट लगेगा।
लेकिन यही आप जो है वो 4 दिन बाद कीजिए, 1 घंटे लगेंगे। 1 सप्ताह बाद कीजिए, जितने देर में मैंने पढ़ाया था उसके भी जो है वो ज्यादा लगेंगे। और अगर 10 दिन बाद करेंगे तो आपका ही कॉपी आपसे पूछेगा क्या हमारी आपकी पहले मुलाकात हुई है? आपका कॉपी रिफ्यूज कर देगा आपको पहचानने से। और जैसे ही आप रिवीजन कर ले, रिवीजन करने के बाद कितने 10 to 20 लाइन्स, मैंने ज्यादा नहीं मांगा है, मैंने आपके किडनी वगैरह नहीं मांगे हैं, मैंने आपसे कितना लाइन मांगा है 10 to 20 लाइन। और ये 10 to 20 लाइन आपकी दुख भरी कहानी नहीं होगी कि आज दिन भर में क्या किया। जो पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके साइड में रखेंगे तो लिखना शुरू करेंगे। लिखने के दौरान दिक्कत होगा तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, इस कॉपी को वापस रखेंगे और वापस जाएंगे, जो नोट्स है, जो बुक है, जो कॉपी है जिस पे आपने लिखा है फिर से कर लेंगे। रटना नहीं है, समझना है, फिर लिखने की कोशिश। और तब मेरे से मिलेंगे और बोलेंगे कि सर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, या मैं इस लेवल का लिख रहा हूं या लिख रही हूं, क्या ये एक्सेप्टेबल है, मुझे और कितना इंप्रूवमेंट करना है। आप बिल्कुल टाइम पे होंगे और क्लास मिस नहीं करेंगे किसी भी शर्त पे। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, हम तो बड़े लोग हैं, आप तो गरीब आदमी हैं, आपका क्या, आप तो पहुंच जाते हैं। नहीं, टाइम पे रहिएगा और बिल्कुल जो है वो आप जो है वो रेगुलर रहिए। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना और जो नोट्स मैंने दिए हैं इससे बाहर 1 मार्क्स का भी नहीं रहेगा, दैट इज रिकॉर्डेड लाइन। और इस पे मैं आपको कह रहा हूं, और जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको आप क्या करेंगे, कंप्लीटली फॉलो करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर नहीं रहेगा। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम खुद से भी रिवीजन करेंगे, और वो रिवीजन क्या होगा, कोर्स खत्म, आज 3 चैप्टर के रिवीजन होंगे, आपको पहले ही बता दिया गया है, और मेरे साथ आप यहां रिवीजन करेंगे। 3 चैप्टर हो गए, अब हम लोग 4, 5, 6 चैप्टर की रिवीजन करेंगे। जैसा चैप्टर का वेटेज होगा उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। और जब रिवीजन करने के बाद सेवा समाप्त, तो उस समय जाते वक्त आपको हम गूगल ड्राइव पे क्लास देंगे जिसमें 2 व्यूज होंगे। यानी कि अगर मैं नहीं भी हूं तो आप उन चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते। क्योंकि कितने बार आपको लगेगा ओह सर ने कहानी बड़ा अच्छा इसका बताया था, एक बार वो सुन लेते ना। आप फोन करके मुझसे कहानी तो नहीं सुन पाएंगे कि सर एक काम करना, फोन कर रही हूं जरा सा बताना सर कौन कौन सा कहानी सुनाया था। आपको नहीं लग रहा है मैं फोन में उस तरफ से घुसूंगा जहां पे है वहां ही निकलूंगा? क्या ये पॉसिबल है कि सारा कहानी फिर से बताया जाए जो आपको क्लास में बताया था? तो इसके लिए आपको 2 व्यूज दिए जाएंगे, ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा, ये सब आपके इसी चीज का कहिए एक पार्ट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, और वो सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपको हर चीज देने को तैयार, बल्कि मुझसे आपसे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और वो बिल्कुल 100% वाला रिजल्ट चाहिए। तो आप जो है बस इस चीज को फॉलो करेंगे। हर दिन के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप अगर रिवीजन करते हैं घर पे और आपको लगता है कि अगर सर थोड़ा सा आज बता देते तो ये चीज जो मुझे थोड़ा सा अटका हुआ ये क्लियर हो जाता, तो ये टाइम आपको जो दिया हुआ, ये जो नंबर दिया हुआ है, इस पे आप इस टाइम पे 8:45 PM टू 9:15 PM, काइंडली इससे पहले और इसके बाद मत कीजिएगा। गरीब आदमी हूं, पापी पेट के लिए बड़े सारे कामों में रहता हूं, 8:40 तक तो रिकॉर्डिंग में ही रहता हूं। तो आप इस टाइम के बीच में मुझे क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस टाइम पे कॉल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है कि सर कैन आई कॉल यू। ये आपका ऑथराइज टाइम है, जैसे आपका ये क्लास का ऑथराइज टाइम है जिसमें आने के लिए आपको पूछना नहीं पड़ता है किसी से, ना ही मुझसे पूछना पड़ता है, वैसे ही आप इसका यूज करेंगे। हालचाल मेरे अच्छे ही रहते हैं हमेशा। तो जब आपको सिर्फ एकेडमिक कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल इस समय में आप मुझसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा क्या रहा, स्ट्रैटेजी रहा। अब चैप्टर कैसे लेकर के चलूंगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं उस चैप्टर को पहले पिक करूंगा जिसका दूसरे चैप्टर में किसी न किसी तरह का क्या है, लिंक है, या जिसको जो है अगर उस तरीके से लेकर के चला जाए तो हमारे यहां पे एफर्ट कम पड़ेगा। और मैंने पहले ही बोला है, पढ़ना है और एक अच्छे सीएस की तरह हर चीज को समझना है, सिर्फ रट्टा मार सीएस नहीं बनना है। मैंने पहले ही बोला सीएस, सीएस, सीएमए बच्चों का खेल है, कहीं पे इसमें दम नहीं लगता है। खुद साइंस ग्रेजुएट हूं, फिजिक्स ऑनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मिनिमम टाइम में जो है सीएस भी कर लिया, मिनिमम टाइम में चार्टर्ड भी लंदन से कर लिया, एमबीए फाइनेंस भी कर लिया, कैट में 99.25 परसेंटाइल भी थे, एक्चुरियल साइंस कर रहा हूं, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर था, गजेटेड पोस्ट पे काम कर चुका हूं। इसका मतलब सोचिए, बदसूरत सा शकल, आप लोग तो सुंदर सुंदर लोग हैं, मैं तो गरीब आदमी। लेकिन ये कैसे हुआ, बस तरीका मेरा पढ़ने का अलग था, मैं चीजों को समझता था, और यकीन मानिए मैं रटता नहीं था। हाँ, कुछ चीजों को याद रखनी पड़ेगी, जहां पे 3 डे होगा,
वो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको नहीं बोल देता हूं कि इस चीज को याद रखिए कि 3 मंथ का नोटिस आज ही जो हमने किया था 1000 यहां पे जो है वो ध्यान रखिए। जब पढ़ रहे हैं तो वहां पे दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये नहीं कि बस पढ़ लिया, नहीं, डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा या फिर कमेंट पूछा जाएगा। आप कहिएगा सबको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। मैंने पहले ही बोला घर में पापा को चाय सरा हुआ कप में मिलता है, अगर कोई गेस्ट आ गए तो उससे अच्छे वाले कप में, और कहीं कोई शो ऑफ करने वाली आंटी आ गई तो मम्मा अपना सबसे अच्छा वो बोन चाइना बरसोली क्या क्या रखी हुई रहती है वो शो ऑफ में लेकर के आएगी। बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, एक ही कंटेंट आपको अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना रहेगा। ये क्या कोर्स खत्म होने के बाद करेंगे। याद रखिए अगर जरा सा भी शो ऑफ नेचर आप में आया और वो ये कि नहीं नहीं ये सब नहीं पूछेंगे, अगर वो आया तो समझिए उसी दिन आपका कोर्स और पीछे चला गया, मतलब आपको टाइम लगेगा सीएस बनने में। मैंने पहले बोला मुझे इसलिए नहीं लगा, मुझे नहीं आता था तो मैं पूछता था और चीज खत्म हो जाता था, पढ़ता था तो समझता था, रटना कम पड़ता था। मान लीजिए कि मैंने आपको चीजों को समझा दिया, देखिएगा अभी समझाऊंगा चीजों को, आपको मैं बोलूंगा कि आप समझ गए, आप बोलेंगे हाँ। मैं अगर समझ जाता था तो मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उतना मैं लिख लेता था अच्छे से। यही तो मैं आपका डेवलप करना चाहता हूं। अगर आपका पहले से डेवलप है और अच्छा करते हैं, नहीं है तो अभी से करते हैं, या एग्जाम से 10 दिन पहले लिखना शुरू करें तो फिर तो अगला अटेम्प्ट हमारा आ जाएगा। तो अब इसमें चैप्टर कैसे रहेगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे पहला चैप्टर जो इसमें हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। देखिए ये हमारा 3rd चैप्टर। टोटल चैप्टर कितने इस सब्जेक्ट में, 17। याद रखिए कोई पार्ट नहीं दिया हुआ है। अगर पार्ट नहीं दिया हुआ है तो सीएस इंस्टीट्यूट इस समय बिल्कुल खूंखार हालात में है, वो किसी तरह का प्रेडिक्शन का मौका आपको नहीं दे रही है। इसमें कोई पार्टीशन नहीं, इसका मतलब दे मे आस्क 20 मार्क क्वेश्चन ऑन अ सिंगल चैप्टर एंड दे मे लीव 5 चैप्टर ऑल टुगेदर इन एनी अटेम्प्ट। वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो एक ही चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछे, एक ही चैप्टर से 30 मार्क्स का पूछे और 5 चैप्टर बिल्कुल छोड़ दे। 6 ही क्वेश्चन तो पूछने हैं, चैप्टर कितने हैं 17, दे आर आस्किंग 6 क्वेश्चंस, 17 चैप्टर ही है। आपको हाँ 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, घबराइएगा नहीं, सिर्फ 6 क्वेश्चन होते हैं। दिखला दूंगा क्वेश्चन पेपर वगैरह, गलती से इसके भी मैं हूं किसी तरह से एसोसिएटेड, तो देखिएगा हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ 6 क्वेश्चन होते हैं और चैप्टर कितने हैं। हो सकता है कि जब उन्हें लगने लगेगा कि बच्चा जो है स्टाम्प एक्ट को छोड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट को छोड़ रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन को छोड़ रहा है, अच्छा बच्चा छोड़ रहा है इस चैप्टर को, ठीक है। उन्होंने जो है जिसको आपने सबसे ज्यादा मेहनत किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनसे बोला नहीं पूछेंगे। आप जाके पीटो उन्हें कि क्यों नहीं पूछा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। मैंने तो 4 दिन पढ़ा था, 4 रातें काली की थी और तब हमने जो है वो पढ़ा था। आपने इनसे पूछा जिसे मैंने देखा नहीं, ज्यादा नहीं पूछा, इससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया। दे कैन डू और दे कांट। तो हम क्या करें, उनसे लड़ें या हम अपनी तैयारी कर लें। तो 2 तरीका था, एक होता है एक्सक्यूज ढूंढने का, हर बार एक्सक्यूज में रहिए, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, क्वेश्चन ही उठपटांग आ गया, वरना मैं चीज का, मैं तो चाइनीज हूं। फिर ऐसे ही करते करते आप एक्सक्यूजेस देते हुए आगे बढ़िए। इससे बेहतर है हम सॉल्यूशन के साथ चले। और 2 ही चीज चाहिए, फर्स्ट क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए और बेहतरीन आपका राइटिंग स्किल होना चाहिए, बस यही 2 चीज चाहिए। सीएस में कोई कंपटीशन है, तभी मैं इसे सबसे आसान एग्जाम बोलता हूं। ना ये आईआईएम का एंट्रेंस है, ना ये कैट है, ना ये यूपीएससी है, ना ये बैंक पीओ है, ना क्लर्क है, ना चपरासी की नौकरी जहां पे जो है वो 10 पोस्ट के लिए लाखों लोग आते हैं, सब क्वालिफाइड है, फिर भी कितने को चुने जाएंगे, 10। मुझे एक चीज बताइए, क्या सीट लिमिटेड है कि इस बार इतने ही लोग सीएस बनेंगे, इस बार इतने ही बनेंगे? बिल्कुल नहीं। एवरीवन गेटिंग 50% इन टोटल एंड 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट शैल बी डिक्लेयर्ड पास। ग्रेजुएशन की तरह ही तो है, नहीं है? तो बस इसमें आप कहेगा फिर तो जॉब भी अच्छे नहीं मिलेंगे। यहां पे जॉब में मैंने बोला कुछ लोग होते हैं जो जॉब छोड़ रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रो रहे होते हैं कि कोई जॉब मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। अंतर इतना ही है कि आपने सीएस को पढ़ा कैसे है, समझ के पढ़ा है। जय माता दी। देखिएगा मैं दोनों चीज दिखलाऊंगा कि चीजों को लिखना ही तो है, आपने रट्टा मार लिखा है,
कोई बात नहीं है, यहां तो पास हो गए, लेकिन फिर जब आप इंटरव्यू में आएंगे सारी पोल खुलेगी। तो इसलिए हमें दोनों काम करना है। क्लैरिटी, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो ज्यादा चीजों को रट्टा भी नहीं मार पाएंगे, और उसके बाद उसे क्या करेंगे, हम लिखना जो है वो जारी रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आएंगे किस चैप्टर पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्योंकि हमें इतने सारे जो एक्ट पढ़ने हैं, उस एक्ट को आखिर समझे कैसे, ये समझाया गया है यहां पे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज नॉट एन एक्ट, ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। तो आप बोलेगा सर नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हैं। ये बेसिकली एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किसी चीज को समझने के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस चीज को कैसे समझिएगा। एक्ट तो वो होता है कि आपको अगर लिखा हुआ करना है तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना है तो नहीं करना। अगर आपने किया तो द एक्ट विल पेनलाइज यू, ये होता है एक्ट। लेकिन ये जो आपका चीज है, ये गाइडिंग चीज है। जब आप किसी चीज को कर रहे होंगे तो इसको फॉलो कीजिए, काम आसान होगा। तो चलिए हम पहुंचते हैं अपने पहले चैप्टर पे। मेरे अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है, और ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। करें हमला इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत जो हम करते हैं, उससे पहले मैं आपको इतना बता दूं बस कि ये जो हमारा स्टैट्यूट है, इसका मतलब होता है नियम, कानून, लॉ, गाइडलाइन, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शंस, प्रिंसिपल्स, जो भी तरह के जो है वो चीज इशूड है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूट। फिर ध्यान से सुनिए, मैंने बोला रटना नहीं है, समझना है, आसान करना है चीजों को। कहा स्टैट्यूट का मतलब है किसी भी तरह का जो कानून बना हुआ है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के हो, चाहे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, चाहे कंपनी के लिए कंपनी लॉ बना हो, चाहे शेयर्स इशू करने के लिए सेबी का सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन हो, चाहे सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो, चाहे इंडियन पीनल कोड हो, चाहे लिमिटेशन एक्ट हो, चाहे एविडेंस एक्ट, जितने भी तरह के कानून बने हुए किसी भी चीज के लिए, उन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूट। कोई रूल बना हुआ है, कोई रेगुलेशन बना हुआ है, वो चीज जो हमें लॉ के अकॉर्डिंग करना है, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूट। तो हमें पढ़ना क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इसका मतलब है हमें जानना है कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, एक्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कहीं कोई गाइडलाइन लिखा हुआ है तो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अब बात यह आती है कि क्यों। एक्ट के बारे में तो समझ में आता है कि इस चीज के लिए हमने एक्ट बनाया, आखिर ये जो है वो बकवास का चीज दिया क्यों, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एक तो एक्ट ऐसे ही पहाड़ जैसा है, ऊपर से कह रहे हैं कि एक्ट को इंटरप्रेट करने के तरीके। कहा पहाड़ जैसा है तभी तो हमने तरीका बताया कि आखिर रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें इस चीज को इंट्रोड्यूस करने का। किस चीज को, कि हम स्टैट्यूट को कैसे क्या करें, इंटरप्रेट। स्टैट्यूट क्लियर है, किसी भी जो है वो अथॉरिटी के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, चाहे वो एक्ट के फॉर्म में हो, चाहे रूल के फॉर्म में हो, चाहे रेगुलेशन के फॉर्म में हो, चाहे गाइडलाइन के फॉर्म में हो, चाहे डायरेक्टिव्स के फॉर्म में हो, वो सब क्या कहलाते हैं, स्टैट्यूट कहलाते हैं। क्लियर है। इनकम टैक्स भी स्टैट्यूट है, कंपनी लॉ भी स्टैट्यूट है, सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन भी जो है वो स्टैट्यूट है, फेमा भी जो है वो क्या है, स्टैट्यूट है। तो सबसे पहली बात कि आखिर समझने की जरूरत क्यों पड़ी, तब देखते हैं कि समझेंगे कैसे। तो देखिए ये एक चीज मैंने यहां बनाया है, आप जरा बताइए कि इसमें से कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। सोच लीजिए दोनों में से कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। हाँ जी ब्लू, कौन राइट कौन रॉन्ग, यानी कि बोथ आर राइट, पक्का। अब मुझे एक चीज बताइए, ऐसे ही एक्ट में अगर बोथ राइट है तो फिर फैसला कैसे सुनाया जाए, सोच के देखिए। अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में हर दिन जो है वो सुनवाई हो रही है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, रामलला के केस का। उनके अकॉर्डिंग रामलला भगवान खुद कहते हैं जमीन मेरा है, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। मैंने इसलिए बोला, इसीलिए इसको जनरल लॉ कहते हैं कि इसमें जो चीज दिया भगवान भी सामने आ रहे हैं, भगवान भी अपने जो है वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये मेरा है, तो बोला गया प्रॉपर्टी के कागज दिखाओ, भगवान से बोला जा रहा है कागज दिखाओ। भगवान को भी देखिए उन्होंने बोला कि कागज डाकू लेके चला गया,
इसीलिए मेरे पास जो है वो कागज नहीं है। ये भगवान ने बोला, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला तो भगवान ही माने जाएंगे। हमने जो है वो अपने एडवोकेट के जरिए बुलवाया तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो कहें, और जो दूसरी पार्टी है वो कह रहे हैं कि ये उनका है, तो बोथ ऑफ देम आर राइट, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड बोथ ऑफ देम सिंगल लैंड। ये उनको भी दिया और उनको भी दिया। हमें तो फैसला करना होगा। कहा गया कि लॉ जो है वो आपके और मेरे नजरिए से नहीं चलेगा। लॉ तो वो पत्थर की लकीर है कि उसने कहा हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, बिल्कुल प्रीति जिंटा वाले स्टाइल में, चाहे कोई खुश हो या हो खफा, हम ना बदलेंगे अपनी अदा। वो कहता है हम जैसे हैं क्या है वैसे ही रहेंगे और हमारे कहने का यही मतलब है। कहा गया लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहां तो बिल्कुल सही बात है, ये कह रहा है 9 तो इसके अकॉर्डिंग 9, वो कह रहा है 6 तो इसके अकॉर्डिंग क्या है। ऐसा ही सिचुएशन आया हमारे लॉ में, जो एक्ट बने हुए थे उसमें। कैसे आया वो जरा सुनिए। आई एम वेरी फाइन, ए फाइन ऑफ ₹500 हैज बीन इम्पोज्ड। फाइन स्पेलिंग FINE। इस फाइन का मतलब है वेल, और FINE इसी फाइन का मतलब है पेनल्टी, या कुछ अलग स्पेलिंग है। तो अगर मैं बोलूं आई एम फाइन तो इसका मतलब मैं एक पेनल्टी हूं किसके लिए। या बोले कि ₹500 हैज बीन फाइंड, अच्छा 500 रुपया, यानी बाकी खराब। कहा गया कि अब करें तो क्या करें। तो लॉ में होता क्या है वो सुनिए। लॉ बनाने वाली जो बॉडी है वो कोई और है, ये इसीलिए प्रॉब्लम आया। लॉ बनाने वाली बॉडी कोई और है, और जो उसको कल को जो है वो उसके बेसिस पे फैसला सुनाएंगे वो कोई और है। जैसे आज भी आप सुन रहे हैं पार्लियामेंट में 4-4 एक्ट बिल पास हुए हैं इस बीच में। ट्रिपल तलाक वाला भी था आपका, और भी बड़े सारे, RTI एक्ट भी अमेंड हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी अमेंड हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हुआ है। तो बना कौन रहा है एक्ट को? जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कानून बनाते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, पार्लियामेंट। कहा गया कि जो एक्ट हमारा पूरे देश को कवर करेगा, बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन अभी आसान शब्दों में, जो एक्ट पूरे देश के लिए एप्लीकेबल होगा उसके लिए कानून हमारा जो है वो पार्लियामेंट में बनता है। लोकसभा, राज्यसभा अगर सुनते हो, उसके दोनों सदनों से जो है वो ये पास होता है। इसका मतलब एक्ट बनाने वाले ये वही मिनिस्टर्स हैं जिनको हमने आपने जो है वोट देकर के चुना है, जिनमें से कितने ऐसे हैं जो अंगूठा छाप, पढ़ना लिखना जानू ना, वो कानून बना रहे हैं। तो आप कहिएगा सर तो कैसा बनाते होंगे? घबराइए नहीं, वो कानून का क भी नहीं लिखते हैं। लिखने पढ़ने का सारा काम जो इंटेलेक्चुअल बॉडी करते हैं, हाँ, वो शोर मचा के कुछ अपने लायक चीजों को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। पूरा कानून लिखने की उनमें दम कहां है। दे दिया जाए तो 10 पेज लिखने में 10 जन्म लग जाएंगे। इतने एक्ट को इतने ब्यूटीफुली लिख पाना उनके बस की बात नहीं है। तो सोचिए जरा, कानून बनाने वाला कोई और है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कानून बन गया ट्रिपल तलाक पे, अभी ये मुद्दा हॉट में इसलिए मैं बस डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई चीज कानून बन गया तो आपको उसको फुलफिल करना है या नहीं? जब तक नहीं बना तब तक अगर आपने कुछ किया तो कॉन्ट्रावेंशन है, क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन का मतलब है इफ देयर इज एनी लॉ एंड वी आर नॉट फुलफिलिंग दैट वन, देन वी आर कॉन्ट्रावेनिंग दैट वन। अगर कानून बना है और हम उसको फुलफिल, इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं। तो बनाने का काम किया पार्लियामेंट ने, जिसको लेजिस्लेटिव हम कहते हैं। लेकिन इस पे फैसला कौन सुनाएंगे? क्या सुना है कि कोई फैसला जो है वो आपके लोकसभा में जो है आज ट्रायल चल रहा है कि ये किसका जमीन, ये किसका जमीन, इसने इनको क्यों मारा, डिवोर्स का केस है, लोकसभा में है। कहां चलता है ये? कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में फैसला जज सुनाते हैं। तो सोचिए, जज फैसला सुना रहे, बनाया किसी और ने। इसी गैप के कारण जो है हमें जरूरत पड़ी कि इसको इंटरप्रेट कैसे करें, क्योंकि बनाने वाले के दिमाग में पता नहीं क्या था। जैसे मान लीजिए आप कुछ बोलते हैं और मैं बोलता हूं कि मेरे हाथ में जो है वो खून लिखा हुआ है। जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप जवाब नहीं देते, तो कभी मैं कह देता हूं कि अरे भाई मेरे हाथों में खून लिखा हुआ है, ऐसा जोशी ने कहा। इसका मतलब क्या मैं एक जो है वो मर्डरर हूं और आपको धमकी दे रहा हूं कि मैं आपका खून कर डालूंगा? अगर सही में देखे, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चले, तो मैंने अगर बोला कि मेरे हाथों में खून लिखा है, इसका मतलब मैं आपको धमकी दे रहा हूं कि पढ़ो वरना क्या कर डालूंगा? खून कर डालूंगा। अब जरा इसको इंटरप्रेट करके देखिए कि क्या यही मतलब है? इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि पढ़ने के लिए फोर्स कर रहा हूं कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं
इंटरप्रेट करना किस चीज पे डिपेंड करता है? सामने वाले बोल किस चीज के लिए रहे हैं वो वर्ड, और किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, ये दोनों जरूरी है या नहीं जरूरी है? लॉ में अगर आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, कभी कभी बोलते हैं और बता क्या हाल चाल, पीठ पे ऐसे थपकी दे दिया, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है या बुरी बात? किसी फ्रेंड से मिले, नहीं पीठ पे थपका और बताओ क्या हाल चाल, ऐसे ऐसे ठोक भी रहे। हंसने के दौरान, बात करने के कभी कभी हंसते हंसते हो मार डाला ऐसे करके सामने वाले पे जो है, या कभी कभी जो है कोई बात कर रहे होते हैं और हाई फाइव तो दे फाइव, तो दे फाइव, नहीं करते ऐसे ऐसे करके। यही अगर जो है कानून के अगेंस्ट है, इसको कहते हैं कोर्शियन। अगर आपका इंटेंशन सामने वाले को जो है वो डराना था और आपने हल्का सा छुआ भी, तो भी ये कोर्शियन कहलाता है और ये पेनेलेबल है, यानी कि ऑफेंस के कैटेगरी में आता है। कहां बात करने के दौरान धपाक से मार दिया तो भी जो है कोई फाइन पेनल्टी नहीं, इसका मतलब इंटेंशन। तो कहा गया कि कानून बनाने वाली बॉडी कोई और है और उसको इंटरप्रेट करने वाली बॉडी कोई और है जो उसको फैसला सुनाएगी। तो देयर आर चांसेस कि सम टाइम कहीं ना कहीं उनमें क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए कि इसको इंटरप्रेट कैसे करें। तब जो है एक गाइडलाइन दिया गया। याद रखिए, ये कोई एक्ट नहीं है, ये गाइडलाइन उनको दिया गया जो एक्ट को क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। कि देखो, अगर कभी फंस जाओ तो इस तरीके से चीजों को क्या करना, इंटरप्रेट करना। अगर कभी क्या हो जाओ, फंस जाओ, यानी कि अगर किसी जगह समझने में दिक्कत हो तो इन चीजों का इस्तेमाल करके चीजों को समझना। बस यही वजह है कि हमें जो है वो इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है, जिसका नाम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। देखिए, अब यहां पे हम देखेंगे क्या क्या इस एक्ट में। सबसे पहले तुम इस एक्ट में देखेंगे कि इंटरप्रेट करने के लिए हमने जो है वो कितने तरह के तरीके बनाए हैं, यानी कि प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल। और तब हम लोग इसमें प्रिजम्पशन जैसे चीजों का भी बात करेंगे कि जहां किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम क्या क्या प्रिज्यूम करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किसी भी चीज को समझने के लिए इंटरनली क्या क्या अवेलेबल है, एक्सटर्नली क्या क्या अवेलेबल है। मतलब अगर हम किसी एक्ट को समझ रहे हैं तो बहुत सारी बातें उस एक्ट में भी है जिसके मदद से हम उस एक्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी भी बातें होंगी जो उस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि हमें वहां से बाहर जाकर के समझ के आना है। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट डोमेन है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हमने पढ़ा नहीं है, हम इस चैप्टर में इन चीजों को पढ़ने वाले। क्लियर है ये बात? चलिए अब जरा पहले बात को देखिए। स्टैट्यूट मीन्स लॉ, क्या हमने ये डिस्कस किया है? इसमें सब कुछ आते हैं, याद रखिएगा। लॉज में एक्ट भी आते हैं, गाइडलाइन भी आते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं। ये बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि कहीं एक्ट वर्ड लिखा रहे तो आप समझ जाइए, और कहीं पे अगर लिखा रहे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन तो आपके ये तो रेगुलेशन है, या कहीं पे लिखा हुआ है रूल्स, या कहीं पे लिखा हुआ है डायरेक्शंस, कहीं पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स, कहीं पे लिखा हुआ है गाइडलाइन, कहा वो सब किस दायरे में आता है? स्टैट्यूट। कोई भी चीज जो किसी भी ऑथोरिटी के द्वारा, किसी भी लीगल एंटिटी के द्वारा इशू किया गया है, उन सबको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट कहते हैं। ए लॉ इज मेड बाय लॉ मेकिंग बॉडीज। कौन है? लेजिस्लेचर, जिसको हम कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा। अगर हम स्टेट लेवल पे देखें, सेंट्रल लेवल पे देखें, यही जब हम स्टेट लेवल पे देखते हैं तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जैसे बिहार में कोई कानून एप्लीकेबल होना है सिर्फ बिहार के लिए, तो वहां के लेजिस्लेचर इसको बनाएंगे। लेकिन कोई चीज बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा सब जगह एप्लीकेबल होना है तो वो कहां बनेगा? वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है। ट्रिपल तलाक का बिल कहां से पास हुआ है? लोकसभा और राज्यसभा। तो जो भी कहिए, पार्लियामेंट कहिए, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हुआ। इसका मतलब ये कहां एप्लीकेबल होगा? पूरे कंट्री में क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। आपका जो है वो आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट, आपका मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह जो भी नया बना, कह रहे वो कहां एप्लीकेबल होगा? हर जगह एप्लीकेबल होगा। सिंस मेकिंग एंड अप्लाइंग लॉज आर हैंडल्ड बाय डिफरेंट बॉडी, क्योंकि देखिए बनाने वाले लोग कौन है? लेजिस्लेचर, बट अप्लाइड बाय सेपरेट बॉडी। किनके द्वारा? जज। कानून बनाया, ट्रिपल तलाक पे रोक लगा, फिर भी किसी ने तलाक दे दिया, पार्लियामेंट में फैसला होगा? नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में। जज को इंटरप्रेट करना है इस लॉ को। सिंस मेकिंग एंड अप्लाइंग लॉ आर हैंडल्ड बाय डिफरेंट बॉडी, इट बिकम नेसेसरी फॉर जज व्हाट? टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इंटेंशन क्या था? किसका? लेजिस्लेचर का। कानून बनाने वाली जो बॉडी है उसका इंटेंशन क्या था बनाने के पीछे? फ्रॉम द
नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यही सब बतलाऊंगा कि उसका हम ग्रामेटिकल मतलब ले, कोई वर्ड लिखा हुआ है तो, या उसका कोई और मतलब हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। और इंटेंशन वर्ड क्यों बोला जाता है? इंटेंशन का मतलब यह है कि जरा सोचिए, अगर मैंने आपको कहा कि एक एक्ट बना हुआ है जो 19, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एक्ट जो है वो बना हुआ है 1950 में या 1955 में, देखेंगे ईबीसीएल वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, देखिएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का बना हुआ एक्ट है। और उस समय एसेंशियल कमोडिटी के कैटेगरी में पता है आपको क्या क्या रखा गया? मवेशियों का खाना जो है वो एसेंशियल कमोडिटी में, मवेशी समझते हैं, कैटल, कैटल का जो है वो फोडर जो है उसको किस कैटेगरी में रखा गया? एसेंशियल कमोडिटी में। जूट वगैरह को एसेंशियल कमोडिटी में। तो जरा ये भी तो देखिए कि 1955 में हम जो है वो उन्हीं एनिमल्स के बेसिस पे जो है खेती करते थे, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर वगैरह से कम काम होता था। बैल का इस्तेमाल करते थे खेतों के लिए, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे सामान ढोने के लिए। कहा इसीलिए जो है उनके चारा को भी एसेंशियल कमोडिटी में रखा गया। तो क्या हमें यह जानना जरूरी नहीं कि इंटेंशन क्या था और यह एक्ट कब का बना हुआ है? कहा इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? डिटरमाइनिंग द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ रिटेन स्टैट्यूट। यानी जो स्टैट्यूट सीधे वर्ड में लिखा हुआ है, इसको लिखने के पीछे रियल सेंस क्या था, क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव था। यह बस इंट्रोडक्शन है। अब यही हमें जानना है कि हम एक्ट को कैसे क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और हमने एक्ट को कितने तरह से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कुछ एक्ट आप सुनते हैं ना, पेनल्टी के लिए बनता है, कुछ एक्ट बनता है किसी तरह के अमेंडमेंट के बाद। तो अब सबसे पहले हम डिफरेंट तरह के एक्ट का जो है वो कैटेगरी देख लेते हैं, और तब हम देखेंगे कि अगर किसी जगह पे हमें किसी एक्ट के लाइन को समझना रहा तो हम किस किस तरह के जो है वो प्रिंसिपल का यूज करेंगे। डन कीजिए। जब ये बुक नहीं है तो फटाक से डन कीजिए। जिनके पास बुक है उन्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ होगा। डन कीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो लेना रहे आप ले सकते हैं। चलिए बढ़े आगे। अभी हमने सिर्फ सिंपल सी बात की है। क्या बात किया है
कि स्टैट्यूट का मतलब होता है कोई भी नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन क्या कहलाता है? स्टैट्यूट कहलाता है। अब कह रहे हैं कि स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने की इसलिए जरूरत पड़ी, इसके लिए कुछ गाइडलाइन बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि बनाने वाले बॉडी कोई और है और जो इस पे फैसला सुनाएंगे जज वो कोई और है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बनाने वाले के इंटेंशन को और जज को जो है वो आपस में जो है वो मेंटल ट्यूनिंग में कुछ दिक्कत है, उन्होंने इस चीज को सही से नहीं समझा। तो अब इसमें पहले हम देख लेते कि कितने तरह के हमारे क्या होते हैं, एक्ट्स होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उसे क्या करें, इंटरप्रेट करें। तो देखिए, पहला स्टैट्यूट है कोडिफाइंग स्टैट्यूट। एज इट इज आपके बुक में ये दिया हुआ है, कोडिफाइंग स्टैट्यूट। ये बेसिकली हम स्टैट्यूट को क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। कहा गया कि कोडिफाइंग स्टैट्यूट का क्या मतलब है? स्टैट्यूट का मतलब तो क्लियर है, एक्ट, रूल, रेगुलेशन। कह रहे हैं कि कोडिफाइंग स्टैट्यूट का मतलब है जो रीस्टेट लीगल सब्जेक्ट मैटर प्रीवियसली कंटेन इन अर्लियर स्टैट्यूट, द कॉमन लॉ एंड द कस्टम। कह रहे हैं कि जो चीज ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में प्रिवेल था, जो चीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेंशन था, लेकिन हमने उसको कहीं सही स्ट्रक्चर नहीं दिया था, तो उन्हीं चीजों को सही स्ट्रक्चर दे करके आपने जो है वो एक्ट में कन्वर्ट किया। इस चीज को हम कैसा एक्ट बोलते हैं? कोडिफाइंग स्टैट्यूट। कुछ नहीं, चीज पहले से था, आपने वहां से लेकर के क्या कर दिया, कोडिफाई कर दिया, यानी उसको सेक्शन का नाम दे दिया, उसे आर्टिकल का नाम दे दिया, उसे जो है रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 3 करके नाम दिया। इसको कहते हैं कोडिफाइंग स्टैट्यूट। मतलब कोई भी एक्ट जो बना है, जो किन चीजों से बना है, हमारे कॉमन चीजों को देखते हुए हमें लगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, उन चीजों के बेसिस पे हमने उसको क्या कर दिया, एक्ट में डाल दिया। ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, कोडिफाइंग स्टैट्यूट। जो पिछले एक्ट को, आपके कस्टम को और आपके नॉर्मल जो है वो चीजों से उठाया गया है। यानी कि ये पहले भी किसी एक्ट में था, लेकिन वहां पे एक पार्ट था, किसी दूसरे एक्ट में इसका एक पार्ट था, और कुछ चीज हम लोगों ने अपने जनरल बिहेवियर में देखा, उन सबको एक जगह मिलाया और एक जगह लिख दिया। ऐसे एक्ट को क्या बोलते हैं, ऐसे स्टैट्यूट को क्या बोलते हैं, कोडिफाइंग स्टैट्यूट बोलते हैं। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट, ये बेसिकली क्या करता है, एग्जिस्टिंग लॉ, इट डिक्लेयर व्हाट, एग्जिस्टिंग लॉ, लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, विदाउट प्रपोजिंग एनी व्हाट, एडिशन और चेंजेज, फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स और डॉट विच हैज अराइजन। ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूं इसका एग्जांपल, कंपनीज एक्ट ऑलरेडी बना हुआ, लेकिन कंपनीज एक्ट में इशू क्या आ गया कि कौन कौन लोग डायरेक्टर बन सकते हैं। अब इसको लेकर के थोड़ी इशू आ गई, जबकि प्रोविजन वहां दिया हुआ है, हु कैन बी डायरेक्टर दोज ऑल, लेकिन वो कैसे डायरेक्टर बनेंगे और कौन कौन से लोग एग्जैक्टली होंगे, कुछ कंफ्यूजन आया। कहा कोई बात नहीं है, इसके लिए हमने उसके बेसिस पे एक रूल बना दिया जो ये बतलाएगा कि इस प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद, इन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आप कंपनी के क्या बन सकते हैं, डायरेक्टर। मुझे एक चीज बताइए, क्या हमने कंपनीज एक्ट को चेंज किया? नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। बस हमने क्या कर दिया, उसी एग्जिस्टिंग एक्ट के बेसिस पे हमने उसे एक्सप्लेन करता हुआ जो है वो क्या बना दिया, एक जो है वो अलग एक्ट बना दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ताकि एग्जाम में पूछे, हमें एग्जाम में लिखना भी रहेगा। अब इन चीजों में क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, लगेगा एक में मिक्स सा हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा समझना है। अगर एग्जाम में पूछा तो अलग अलग लिखना रहेगा। कोडिफाइंग स्टैट्यूट जो है, ये स्टैट्यूट किसी दूसरे एक्ट से या हमारे जनरल जो है वो एस्पेक्ट से, कस्टम से उठा करके बनाया गया है। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट, ये जो है उस एक्ट में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन पहले से इसके ऊपर एक्ट बने हुए थे, कानून बने हुए थे, लेकिन उसमें कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी। किसी चीज को फोर्स करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो है हमें जो है वो कुछ गाइडलाइन की जरूरत थी। ये हमने क्या कर दिया, नए एक्ट के जरिए दे दिया। कहते हैं रिमेडियल स्टैट्यूट। इसका मतलब है स्टैट्यूट इनैक्टेड टू क्योर डिफेक्ट इन प्रायर लॉ। पहले लॉ बना हुआ था, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, और उस कमी के कारण हम जो है वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, उस एक्ट को वैसे ही रहने दिया। जो कहीं कमी थी उसको हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर अभी आपका ईबीसीएल में जो लोग होंगे थोड़े आसानी से समझेंगे, एमआरटीपी एक्ट बना हुआ था। एमआरटीपी एक्ट जो है ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एक्ट है, जो आपके जो है मॉड 2 में ईबीसीएल नाम के सब्जेक्ट में है, जहां पे कहा गया कि एमआरटीपी एक्ट 1969 में ही बना था।
लेकिन हुआ क्या, जब हम 1986 में पहुंचे तो हमें लगा कि प्रोसेस जो है वो और स्मूथ होना चाहिए, तो हमने एमआरटीपी एक्ट को हटाया नहीं, बल्कि एमआरटीपी एक्ट को भी रहने दिया और 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी डाल दिया। और जो काम एमआरटीपी एक्ट कर पा रहा था, बड़ी अच्छी बात है, जो काम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में वो कैपेबल नहीं था, उसको कहां डाल दिया। तो एक चीज बताइए, आपने एमआरटीपी एक्ट किस चीज के लिए बनाया था? कंज्यूमर को रिलीफ देने के लिए। लेकिन जहां वो रिमेडी देने में चूक रहा था, हमने उसको नहीं बदला, क्या कर दिया हमने, उसी को सपोर्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। तो इसको हम कहते हैं व्हाट, रिमेडियल स्टैट्यूट। एमेंडिंग स्टैट्यूट, एमेंडिंग स्टैट्यूट का मतलब होता है कि एक्ट रहेगा, लेकिन एक्ट के प्रोविजन को आपने क्या कर दिया, चेंज किया। बदलते समय के साथ एक्ट में चेंजेज आते रहते, जैसे कंपनीज एक्ट, कितने सारे चेंज अभी भी आ गए हैं, लेकिन एक्ट अभी भी, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है और आए दिन हम उसमें अलग अलग बिल पास करके उसमें चीजों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्ट है, लेकिन उसी एक्ट में हमने क्या किया, चेंज किया, तो वो क्या बन गया, एमेंडिंग स्टैट्यूट। तो पहला कोडिफाइंग स्टैट्यूट, जो कि अलग अलग एक्ट में जो बातें लिखी हुई थी और जो हमारे जनरल कस्टम में कुछ पार्ट था, उन्हीं चीजों को एक साथ लेकर के हमने बना दिया स्टैट्यूट, कानून। तो क्या कहलाया, कोडिफाइंग स्टैट्यूट। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट, एक्ट को कुछ नहीं किया, बल्कि क्या किया, उसी से रिलेटेड चीजों के लिए हमने जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये चीज कैसे अप्लीकेबल होगा, जो इसमें हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वो एज इट इज रहेगा, बस हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ऐसा होगा तो ये एक्ट क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेबल रहेगा। रिमेडियल स्टैट्यूट, जिसका मतलब हुआ कि हमने देखा कि एक्ट बना हुआ है, लेकिन वो एक्ट जो है किसी खास जगह पे वर्क नहीं कर पा रहा है, तो हमने जो है उसके रिमेडी के लिए नया एक्ट बना दिया। उसी एक्ट के रिमेडी के लिए एक नया क्या बना दिया, एक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, आपके जो स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट हैं, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। स्टाम्प एक्ट जब हमने बना, पहले जब रजिस्ट्रेशन एक्ट किया या स्टाम्प एक्ट किया, तो हमें लगा कि हमने ये तो कह दिया कि किन किन डॉक्यूमेंट पे जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, लेकिन ये भी तो बताओ कि स्टाम्प ड्यूटी लगने के बाद उसे रजिस्टर करेंगे या नहीं। फिर एक सिचुएशन आया कि हमने कह दिया कि इन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेंगे, बोला रजिस्टर करने से पहले स्टाम्प लगाएंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं एक एक्ट को हम क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसको फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए जब दूसरा एक्ट बनाते उस एक्ट के रहते हुए, तो उसका नाम क्या पड़ता है, रिमेडियल। एमआरटीपी एक्ट के रहते हुए क्या बना दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उस जगह पे जहां एमआरटीपी एक्ट रिमेडी नहीं दे पा रहा था, हमें सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा था, पर्पस पूरा नहीं कर पा रहा था, हमें हटाया नहीं, उसको रहने दिया, दूसरे को क्या कर दिया, इन करा दिया। एमेंडिंग स्टैट्यूट, स्टैट्यूट वही है, नया स्टैट्यूट नहीं बनाया, उसी में हमने क्या कर दिया, थोड़े चेंजेस ला दिए, थोड़े सुधार कर दिए। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, इट कंसोलिडेट सेवरल प्रीवियस स्टैट्यूट ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर विथ और विदाउट अल्टरेशन। बाप रे, कंज्यूमर को लेकर के एमआरटीपी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, या कहिए कि कंपटीशन एक्ट को छोड़ दीजिए, दो एक्ट बन गए, एमआरटीपी एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 2002 में जब आए तो हमने कहा कि ये दो एक्ट और बड़े सारे गाइडलाइन बने हुए हैं, कहा इतने को कैरी करते रहें, कहा नहीं रुको, एमआरटीपी एक्ट जो चाहता है वो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो चाहता है वो, दोनों जो चाहता है, और अगर कोई और भी एक्ट है जो किनके लिए बना हुआ है, कंज्यूमर के ही राइट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर से ही रिलेटेड है, उन सबको हमने मिक्स किया और एक नया एक्ट बना दिया। सारे एक्ट को क्या करते हुए, सारे एक्ट के प्रोविजंस को मिलाते हुए, जो सही में है आपका कंपटीशन एक्ट। कंज्यूमर्स के बड़े सारे एक्ट और चीजों को मिलाते हुए हमने क्या बना दिया, कंपटीशन एक्ट, और एमआरटीपी एक्ट हटा दिया। शायद वहां तक तो हम लोग पहुंच भी गए हैं एमआरटीपी एक्ट खत्म करके। तो कह रहे इसको हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, इनेबलिंग स्टैट्यूट, इट रिमूव और रेस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी। कभी कभी जब हम कानून बनाते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर ये होगा तो जाकर के ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। अब जब तक आप कोई दूसरा एक्ट नहीं बनाएंगे उस चीज को इफेक्ट में लाने के लिए, तब तक वो एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। उसको हम क्या कहते हैं, इनेबलिंग स्टैट्यूट। इनेबलिंग स्टैट्यूट का मतलब क्या हुआ, जो किसी दूसरे एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए हमें बनाना पड़ा, उसे हम क्या कह देते हैं, इनेबलिंग स्टैट्यूट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
आपने जो है वो इंडियन पिनल कोड बनाया, लेकिन आपने सीपीसी बनाया, आपने सीआरपीसी बनाया। मुझे एक बात बताइए, सीपीसी और सीआरपीसी में किस तरह के केसेस आते हैं? सीपीसी का मतलब होता है आपका जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड, और सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल मैटर की सुनवाई जो है वो सीआरपीसी के तहत, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, और सिविल मैटर की सुनवाई किसके तहत? मॉनेटरी कोई एस्पेक्ट है तो सिविल प्रोसीजर कोड की तहत। लेकिन मुझे एक चीज बनाइए, अगर आपको पता ही ना हो कि किस तरह के ऑफेंस के लिए जो है वो कौन सी सजा होगी, तो आप उस प्रोसीजर में करेंगे क्या? और अगर आपने प्रोसीजर नहीं बनाया है तो इंडियन पिनल कोड में आपने लिख दिया है कि अगर कोई ये करे तो उसे फांसी दो, ये करे तो उसे जो है वो ये सजा दो, लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होगा? तो कहा गया कि अगर हम आईपीसी की बात करें तो बिना सीपीसी और सीआरपीसी के जो है उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसे फोर्स में कैसे लाएंगे? ठीक है, लिखा हुआ है कि अगर किसी ने किसी को चाकू मारा तो ये क्राइम है, ठीक है, तो जैसे कोई क्राइम करता हुआ पकड़ा गया, उसको वहीं पे पकड़िए, वहीं पे उसे भी चाकू मार दीजिए। क्यों? क्या ये सही प्रोसेस है? कहा गया तो इसका मतलब तो सीपीसी बनाना ही बेकार हो गया। तो कहा नहीं, बेकार हुआ। उसके लिए हमने क्या बनाए सपोर्ट के लिए? उसके लिए बनाए सीपीसी सीआरपीसी। उतना ही नहीं, एविडेंस एक्ट। हमने कहा केस की सुनवाई होगी। भाई केस की सुनवाई होगी तो एविडेंस क्या होगा? वही जैसे मैंने आपको बोला, मिलॉर्ड रुक जाइए, मुझे कुछ कहना है। कह रहे भाई कौन सा चीज एविडेंस में होगा, वो भी तो जरूरी है। तो आप ही देखिए, अगर हमने एक एक्ट बनाया इंडियन पिनल कोड, कोई एग्जिस्टेंस उसका रहेगा क्या? उसका पर्पस पूरा होगा जब तक हमारे पास एविडेंस एक्ट ना हो, हमारे पास सीआरपीसी ना हो, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि ये करना गुनाह है, उसको सजा मिलेगी और वो सजा इतनी है। कैसे मिलेगी? तो उसके प्रोसेस के लिए उसको ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, जिसको कहते हैं केस की सुनवाई, और उसमें एविडेंस एक्ट और बड़े सारे एक्ट और भी इन्वॉल्व होंगे। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी दूसरे एक्ट को क्या करे, एग्जिस्टेंस में लाए या उसके एप्लीकेबिलिटी को पूरा करे, वैसे एक्ट को क्या कह देते हैं हम? इनेबलिंग स्टैट्यूट कह देते हैं। डिसेबलिंग और रेस्ट्रेनिंग स्टैट्यूट, ये वो कानून है जो इसलिए बनाया गया कि अगर कोई आपके प्रॉपर्टी को इनक्रॉच कर लेता है या आपके प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार नहीं रहने देता है, तो वैसे केस में आपके उन राइट्स को दिलाने के लिए जो कानून बना, उसको हम क्या कह देते हैं? इनेबलिंग और रेस्ट्रेनिंग स्टैट्यूट। मतलब आपका कोई सामान आपका है तो आपको मिलना चाहिए, अगर आपका सामान जो है कोई और ले रहा है तो आप कैसे उससे वापस लेंगे? इससे रिलेटेड जितने भी कानून बनाए गए उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिसेबलिंग और रेस्ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बड़े सारे एक्ट बनाए गए। आपके सामान क्या रहे? आपके पास रहे। कहने का मतलब हम एक्ट को कर क्या रहे हैं? हम एक्ट को तो बस कैटेगराइज कर रहे हैं कि कितने तरह के कानून हमारे यहां चलते हैं। पेनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हुआ? वो एक्ट, वो कानून जो क्या सुनाए? पेनल्टी। जैसे इंडियन पिनल कोड किस चीज के लिए है? कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपके ऊपर क्या इंपोज किया जाएगा? फाइन, पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। तो अभी जो हमने बस देखा है वो ये देखा है कि हमारे इतने सारे तरह के क्या हैं? एक्ट हैं। अब इन्हीं एक्ट को किसी भी एस्पेक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमें किस किस तरह के चीज अवेलेबल होने चाहिए, ये बेसिकली पूरे के पूरे जो है वो इस चैप्टर में देखना है। एक बार आप वापस आएंगे, क्योंकि अगर ये वर्ड क्लियर नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे। कोडिफाइंग स्टैट्यूट किस कानून को कहते हैं? अच्छा पहले एक चीज रुकिए, आखिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने ही तरह के एक्ट को हमें क्या करना है? इंटरप्रेट करना है। इसी में लिखे हुए किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है, और देखेंगे कि इंटरप्रेट करते वक्त किन किन चीजों की मदद लें। कैटेगराइजेशन इसलिए किया है। कोडिफाइंग स्टैट्यूट का मतलब क्या है? इसमें जो बातें वो पहले किसी एक्ट में लिखी हुई या नहीं, साथ ही साथ ये बात हमारे जनरल कस्टम में उन सब जगह से हमने उठाया और उठा करके क्या बना दिया? ठीक है, वो क्या कहलाया? कोडिफाइंग। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट किस चीज के लिए? ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है लेकिन उसमें क्लैरिटी चाहिए, उसमें क्लैरिफिकेशन जैसा चीज चाहिए, उसके लिए हमने बना दिया तो क्या बोल दिया? डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। रिमेडियल स्टैट्यूट, किसी एक्ट ने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो प्रोविजन बनाए वो सफिशिएंट नहीं थे, उसमें और भी चीज होने चाहिए रिमेडी के लिए। जैसे मैंने बोला कंज्यूमर्स के रिमेडी के लिए बनाया तो एमआरटीपी एक्ट, लेकिन कमी थी, तो जो वो दूर नहीं कर पा रहा था रिमेडी को हमने क्या कर दिया?
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना के कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो कुछ और एक्ट बना करके अमेंडिंग स्टैट्यूट एक्ट रहेगा, बस उसमें हमने क्या कर दिया, उसके कुछ प्रोविजन, कुछ सेक्शन बदल दिए, कुछ को हटा दिया, कुछ को क्या कर दिया, इन करा दिया। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट कुछ नहीं, एक से ज्यादा एक्ट को मिला करके, क्योंकि प्रोविजन उसके जो थे वो एक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से था। हमने कहा नहीं, ये बिखरा पड़ा हुआ है, ये सब कंज्यूमर से ही रिलेटेड है, तो तू भी मिल जा, तू भी मिल जा, तू भी मिल जा, तू मिलके एक बन जा। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। तो उन सबको मिला करके एक कानून बना दिया, बाकी सबको टाटा गुड बाय कह दिया। लेकिन अब आप मुझे बताइए, कोडिफाइंग और ये जो हमारा कंसोलिडेटिंग है, इसमें कोई अंतर है? एक लाइन बस अंतर है, अगर ध्यान से सुने होंगे तो। जब हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटिंग, तो बड़े सारे एक्ट को क्या किया, मिलाया और एक नया एक्ट बना दिया, टाटा गुड बाय, बाकी सारे पुराने एक्ट कंसोलिडेट कर दिया। लेकिन जब हम कोडिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पुराने एक्ट को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। थोड़ा सा वहां से लिया, थोड़ा सा उस एक्ट से लिया, थोड़ा सा इस एक्ट से लिया, थोड़ा सा जनरल लॉ से लिया और चीजों को मिलाकर के एक नया एक्ट बना दिया। और जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो क्या करते हैं, इनको 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 सबको मर्ज कर दिया, सारे पुराने एक्ट खत्म, अब ये मिलकर के एक एक्ट कहलाएंगे। जैसे हम जब बोलते हैं किसी भी तरीके के एक्ट में, कंपटीशन एक्ट जो मैंने एक एग्जांपल दिया, कंज्यूमर से रिलेटेड बड़े सारे एक्ट को मिलाकर के क्या कर दिया हमने, क्या बना दिया, कंपटीशन एक्ट। एमआरटीपी एक्ट खत्म हो गया, जिंदा नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्रोविजन गायब कर दिए, जो उसके रेलिवेंट प्रोविजन थे उसे हमने क्या कर दिया, रहने दिया। अमेंडिंग स्टैट्यूट क्लियर है, एक्ट को क्या किया, एक्ट को रहने दिया, बस उसके प्रोविजन में क्या किए, जो लगा आज के समय रेलिवेंट नहीं हटा दिया, जो लगा होना चाहिए वो क्या कर दिया, डाल दिया। देखते हैं फाइन पेनल्टी जो बदलते रहते हैं। हमारा जो दिल्ली ट्रैफिक एक्ट है, क्या कर दिया, उसे अमेंड किया। पहले भी था हेलमेट नहीं पहनने पे जुर्माना 100 रुपए, अब कितना कर दिया, 1000 रुपए। रेड लाइट सिग्नल को तोड़ने पे पहले 100 था, अब शायद 5000 कर दिया है, 5000 कर दिया है। तो क्या अब वो क्राइम के दायरे में नहीं है, सिग्नल तोड़ना का है? पहले 100 रुपए लगते थे, अब कितने लगेंगे, 5000 लगेंगे। इनेबलिंग स्टैट्यूट क्लियर है, आपने ये स्टैट्यूट इसलिए बनाया क्योंकि ये क्या करेगा, कोई दूसरे एक्ट में जो डिसेबिलिटी था उसको क्या करेगा, दूर करेगा। बिना इसको किए हुए उस एक्ट को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी बतलाया था कि अगर हमने जो है वो इंडियन पिनल कोड या बाकी तरह के क्या किए, एक्ट बनाए, तो एविडेंस एक्ट भी तो बताइए, तभी तो कोर्ट में सुनवाई होगी। डिसेबलिंग और रेस्टेनिंग स्टैट्यूट, ये वो कानून है जो किस लिए बनाया गया, ताकि आपके प्रॉपर्टी को कोई ना छीन सके, ना आपके प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर सके। पेनल स्टैट्यूट, ये वो स्टैट्यूट है जो किस लिए बनाया गया, पेनल्टी देने के लिए। इसका मतलब इन्हीं स्टैट्यूट को हमें क्या करना है, समझना है। कहा गया कैसे समझेंगे, कहा समझने के लिए हमने 2 रूल बनाए, एक का नाम क्या रखा और दूसरे का नाम क्या रखा। और सही में बोलूं तो इसको लेकर के रटने की जरूरत नहीं कि ये प्राइमरी रूल है और ये क्या है, अदर रूल। कहने का मतलब है कि ये रूल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं और उसके बाद भी जरूरत पड़े तो हम इन रूल का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये रूल जो है वो अलग अलग तरह के एक्सपर्ट के द्वारा दिया हुआ है। बड़े ध्यान से बातों को सुनिएगा, ये रूल अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा दिए हुए हैं, तो पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि पढ़ने का ये तरीका रहेगा, ये स्ट्रैटेजी रहेगा, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि जब सचिन सर आएंगे तो उनमें से ही कुछ बात को कहेंगे जो मैंने कहा। रीजन, क्योंकि वो भी टीचर हैं, वो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पढ़ने का कुछ स्ट्रैटेजी तो सारे टीचर के अकॉर्डिंग एक होगा। हो सकता है कि मेरा कुछ एक स्ट्रैटेजी जो है वो सर से अलग हो और सर का जो है वो मुझसे क्या हो, अलग हो। लेकिन ये भी तो चांसेस है कि कुछ स्ट्रैटेजी दोनों के क्या हो जाए, कोलैप्स। तो इंटरप्रेट करने के ये तरीके जो है वो एक्सपर्ट ने दिया, चीजों को रीड करके। तो हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट के व्यूज आपको लगे, सर इस एक्सपर्ट ने किया क्या, इसने तो उस एक्सपर्ट का भी व्यू ले लिया, इसका भी व्यू ले लिया, दोनों को मिला करके बोल रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना और ऐसा होगा तो ऐसा करना। कोई बात नहीं है, तभी तो ये कोई कानून नहीं है। अब हमें यही देखना है कि अगर कहीं पे आप देखते हैं कोई वर्ड लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए ग्रीन वेजिटेबल का मतलब, आपने तो बोला, लेकिन अगर मैं बोलूं सुगर केन इज अ ग्रीन वेजिटेबल, क्यों भाई, सुगर केन आप खेत में देखिए, गन्ना, क्यों उसमें हरा हरा पत्ता नहीं लगा होता है,
अब अगर कहीं पे लॉ को इंटरप्रेट करने वाली बात आ जाए और उसमें लिखा हो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है वो 10 kg जो है वो ग्रीन वेजिटेबल दूंगा, मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें आइटम नहीं लिखा हुआ था कि कौन कौन सा ग्रीन वेजिटेबल, अब मैंने आपको 10 kg जो है वो शुगर केन पहुंचा दिया, गन्ना पहुंचा दिया, चलिए दोनों अब कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीच हुआ ना। अब आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं सर मैंने बोला था इनको ग्रीन वेजिटेबल देने, देखिए इन्होंने क्या दिया। मैं बोलता हूं ये देखो कितना ग्रीन ग्रीन पत्ता है इस शुगर केन का, खेतों से काटा, उसमें नहीं लगे होते पत्ते भी शुगर केन में, जब खेतों में होते, ला करके मैंने दे दिया। अब बताइए जज क्या करे। मैं बोल रहा हूं मिलॉर्ड, ग्रीन वेजिटेबल का मतलब तो यही हुआ ना जिसके पत्ते ग्रीन हो। वो भी सर नोचता है कि वो भी करे तो क्या करे। अब बारी आ जाती है इंटरप्रिटेशन की। अब इन्हीं चीजों के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के क्या बनाए हैं, तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि कैसे लॉ को हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और किन किन चीजों के लिए हमें उसी एक्ट में मदद मिलेगी और किन चीजों के लिए मदद कहां से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। तो यहां तक के चीजों को आपके पास आज कम स्टफ है, लेकिन बस इतने ही चीजों को अच्छे से बस क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल मेरी आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।